फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज की, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आ जाइए आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिले। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी होल बिजनेस इज कंसर्न, यानी कि जो पूरी बिजनेस एक्टिविटी होती है हमारी, पूरी किसके ऊपर बेस्ड होती है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, प्रोड्यूसर से कस्टमर, प्रोड्यूसर से एजेंट, या फिर कस्टमर से एजेंट? बताइए, एक बिजनेस एक्टिविटी कैसे हमारी रन करेगी या किस पर बेस्ड होती है? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक की हमारी लाइन होती है। पूरी एक्टिविटी हमारी इन दोनों के चारों ओर घूमती है। अब बीच में और पर्सन भी आ सकते हैं, जैसे कि होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, या फिर एजेंट आ गया। ठीक है, ये लोग आ गए, लेकिन एक्टिविटी हमारी किससे शुरू हुई? प्रोड्यूसर से, और खत्म कहाँ हुई? कंज्यूमर पर या कस्टमर पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर इन केमिकल बिजनेस, यानी कि केमिकल बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर्स होने चाहिए? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्री, फिश, पिग फार्मिंग, या फिर फॉरेस्ट्री? आंसर क्या हो जाएगा? डी, फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब देखिए, हु propounded द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रिंसिपल किसने दिया था? आपको ये बताना। हिक्स, केन्स, डनलप, या नन ऑफ दीज? देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये दिया था सैमुअल गोम्पर्स ने। क्या है? सैमुअल गोम्पर्स। ठीक है, इन्होंने दिया था ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु propounded द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है, किसने दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये दी थी विक्टर ब्रूम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जब हम मैनेजमेंट का एक्सटेंशन करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? एवरी पर्सन की अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन हो जाती है। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। ईच सबॉर्डिनेट मस्ट हैव ओनली ऑफिसर, केवल एक ऑफिसर मिलेगा उसे, या फिर एक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को? बताइए। क्या लगता है आंसर? देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। जो हम अपने मैनेजमेंट का एक्सटेंशन कर देते हैं, यानी कि हमने उनको डिपार्टमेंट वाइज बना दिया है। ठीक है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सब चीज़ हमने अलग अलग बना दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर मैनेजर के अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर्स होंगे सबॉर्डिनेट के, और वो सिर्फ उन्हीं को एक मैनेज करेगा, उन्हीं को कंट्रोल करके रखेगा, उन्हीं को गाइड करेगा। ठीक है, उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, सिर्फ वो उन्हीं के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक स्पेशल स्कीम को हम क्या बोलेंगे जो कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई जाती है?
देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, उसको बोलेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जाता है कुछ स्पेशल काम को करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिटायरिंग पार्टनर इज द थर्ड लायबिलिटी। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो थर्ड लायबिलिटी है, कब तक, थर्ड पार्टी के लिए वो कब तक लायबल होगा, अगर वो कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देता अपना रिटायरमेंट का, या फिर वो अपने ड्यूज पे नहीं करता, बोथ एंड भी, या फिर नाइदर ऑफ दी अबव। बताइए एक रिटायरिंग पार्टनर थर्ड लायबिलिटी थर्ड पर्सन के लिए कब तक रहेगा। देखिए रिटायरिंग पार्टनर, कोई भी पर्सन अगर रिटायर होता है किसी भी फॉर्म से, पार्टनरशिप फॉर्म से, तो उसको सबसे पहले एक नोटिस देना होता है कि मैं यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी फॉर्म के अंदर लॉस होता है या किसी भी तरह की लाइबिलिटी बनती है तो वो उसके लिए लायबल ना हो, क्योंकि बाहर की पब्लिक को नहीं पता वो लायबल है या नहीं। वो लोग उनके ऊपर उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं कि हमने आपके नाम से इन्वेस्ट किया था, या फिर हमें नहीं पता आप भी इसके पार्टनर थे या नहीं, आपको एक नोटिस देना चाहिए था। इसलिए ये लायबिलिटी होती है, वो या तो अपने सारे ड्यूज पे कर दे और साथ ही साथ वो एक नोटिस भी वहाँ पर सेंड कर दे, या हम कह सकते हैं नोटिस निकाल दे कि हाँ वो अब यहाँ से रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और ए दोनों ही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओनली नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज सफिशिएंट, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का केवल नोटिस जरूर सफिशिएंट है, किस कंडीशन में, अगर लिमिटेड टाइम की पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप यहाँ पर लिमिटेड टाइम की नहीं है, इलेक्टिव पार्टनरशिप है यानी कि एट विल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्टिव का मतलब होता है एट विल, यानी कि उसकी इच्छा पर है। ऑन कंप्लीशन ऑफ पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनकी जो पार्टनरशिप है उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। बताइए कौन सी कंडीशन में केवल एक नोटिस देकर डिसोल्यूशन हम फर्म का कर सकते हैं या सफिशिएंट है, ठीक है। देखिए अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ एक नोटिस आपके लिए सफिशिएंट है तो वो पार्टनरशिप हमारी कहलाती है पार्टनरशिप एट विल या पार्टनरशिप एट इलेक्टिव। इसका मतलब होता है कि अगर अपनी एक विल पर उसको इस्टेब्लिश किया गया है तो आप वहाँ पर एक नोटिस देकर भी उस फॉर्म को डिसोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो किस तरह का ग्रुप है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, कलेक्टिव कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। बताइए देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है एक पब्लिक कॉरपोरेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये पूछा गया है जो इंडियन रेलवे है वो किस ग्रुप से आता है, पब्लिक कंपनी से, कलेक्टिव कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आता है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए आपने देखा होगा रेलवे बजट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा बजट होता है यूनियन बजट उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, रेलवे का बजट एक अलग से बनता है क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने पर्सन होने चाहिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिट, यानी कि एक कंपनी ऑडिट की सिविल लाइबिलिटी क्या है, उसकी नेग्लिजेंस के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए, विलफुल मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ बात करें सिविल लाइबिलिटी की तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसकी अदर लाइबिलिटी में कंसिडर की जाएंगी। सिविल लाइबिलिटी का पार्ट होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और इतना रिस्की काम है, इतना
कॉन्फिडेंशियल वाला काम है, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से होनी चाहिए, वहाँ पर लापरवाही की कोई जगह नहीं बनती और फिर भी उन्होंने लापरवाही की तो ये और एक सिविल लायबिलिटी बनती है। बाकी तो सब उसकी स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लायबिलिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑडिट डन इन मॉडर्न कॉरपोरेशन। मॉडर्न कॉरपोरेशन में ऑडिट किस तरह की डन की जाती है, यानी कि क्या पर्पस है। सिर्फ बेनिफिट इंक्रीज करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स। बताइए, यहाँ पे मॉडर्न कॉरपोरेशन की बात की जा रही है। देखिए, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरा करना ऑडिट का पर्पस नहीं है। ऑडिट का अब पर्पस हो गया है जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाए, और सेटिस्फाई तभी कर पाएगी जब वो ट्रू और फेयर पिक्चर शो करेगी, अपनी ऑडिट बिल्कुल अप टू डेट रखेगी, सही तरह से ऑडिट करेगी, ठीक है। तो मॉडर्न कॉरपोरेशन का मेन काम होता है अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, जिससे कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑडिट का क्या मतलब होता है। कोई भी ऑडिट की जाए गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए, ऑडिट की जाए अंडर प्रोविजंस, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। किसको हम बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑडिट है। देखिए, गवर्नमेंट ऑडिट वो ऑडिट होती है जहाँ पर जो ऑडिटर है वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है, कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑन 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। अब है हु साइन द इंडियन करेंसी ऑफ ₹1, यानी कि जो इंडियन करेंसी 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे किसके साइन होते हैं। देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, बाकी जो अदर रिमेनिंग करेंसी है हमारी उस पे गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। सेंट्रल के गवर्नर के, सेंट्रल बैंक के, ठीक है। अब है कि रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया। देखिए, सिंपल है, 1935 में तो स्टैब्लिश हुई, तो ये कट गया, ये कट गया। नेशनलाइजेशन इसके बाद ही हुआ होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑन 1 जनवरी 1949, ठीक है। अब आपको बताना है एक ऐसा पर्सन जो कि प्रॉमिस कर रहा है कॉम्पनसेट करने के लिए लॉस को, तो उसको हम क्या बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे श्योरिटी, क्योंकि उसने श्योरिटी लिया है तो वो जितना भी कॉम्पनसेट होगा लॉस का तो उसको तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड बाय डिपॉजिटरी इज कॉल्ड, यानी कि एक व्यक्ति जिसको निक्षेपी द्वारा माल की सुपुर्दगी की जाती है वह क्या कहलाता है। डिपॉजिटरी, श्योरिटी, बायर, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा श्योरिटी, इसको भी हम श्योरिटी ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजेंट हु गारंटीज द रिकवरी ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम, यानी कि आपको ये बताना है कि वो ऐसा कौन सा एजेंट है जो गारंटी देता है कि अगर किसी भी तरह की क्रेडिट में कोई भी लॉस होता है सेल करते समय, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, रिकवरी करवाएगा। यानी कि अगर कहीं भी लगता है कि उसको पैसा नहीं मिलेगा तो ये उसकी पूरी रिकवरी करवाएगा। सब एजेंट, हार्डवुड एजेंट, मेन एजेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, इस तरह के एजेंट हमारे कहलाते हैं हार्डवुड एजेंट, या जिनको हम परिशोधी कमीशन भी बोल सकते हैं, एजेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी ये गारंटी देते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, या वैसे तो ये पैसा पूरा दिलवाते हैं, लेकिन अगर कोई भी पर्सन पैसा देने से मना कर देता है या नहीं सेल होता है माल, तो ये लोग सेल कर लेते हैं, या अगर कोई भी पैसा नहीं देता है तो ये लोग पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी गारंटी देते हैं कि हम आपका ये माल है, आपका ये माल पूरा बिकवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी पूरी गारंटी होती है, लेकिन इसके लिए ये अलग से कमीशन भी चार्ज करते हैं, जो कि अदर चार्ज होता है। कमीशन चार्ज के साथ एक अदर चार्ज जो इस काम के लिए किया जाता है, गारंटी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपको ये बताना है द इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर टू फुल्ली सब्स्टिट्यूट गुड्स विल बी। अब जो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी इलास्टिसिटी किस तरह की होगी। सिंपल है, वेरी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए फुल्ली सब्स्टिट्यूट है। अगर कहीं भी किसी का भी प्राइस बढ़ता है तो वो लोग डायरेक्ट स्विच ओवर कर जाएंगे, क्योंकि फुल्ली सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर उनकी इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इलास्टिक, यानी कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है और उस पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो उसका वो भी उस केस में जब उसके प्राइस कम हो गए हैं, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह का किया जाएगा। सिंपल है, देखें यहाँ पर अगर हम किसी भी, आप कॉमन सिंपल भाषा में समझिए, अगर आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं, ठीक है, और वो ऐसा प्रोडक्ट है कि महंगा हो जाएगा तो आप नहीं खरीदेंगे और सस्ता होगा तो आप खरीद लेंगे। और ऐसे प्रोडक्ट पे अगर आप का अमाउंट जो है वो कम हो गया, यानी कि वो 50 रुपए का प्रोडक्ट था, अब 10 रुपए का आ गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा ऐसे प्रोडक्ट पे कैसा होगा, कमी तो होगा, क्योंकि पहले आप 50 रुपए में एक यूनिट ले रहे थे, अब वो 10 रुपए की है, तो आप 50 रुपए में 5 यूनिट लेंगे, तो आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना कम हो गया, क्योंकि पहले भी आप 50 दे रहे थे, अभी 50 दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑफन डिमांड्स फॉर एसेंशियल गुड्स। अब जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी डिमांड किस तरह की होती है, आर इक्वल टू यूनिट, यूनिट एक्सीड्स इस कॉम्प्लीमेंट कम्प्लीटली इलास्टिक, या फिर लेस देन द यूनिट। देखिए, जो भी हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं जिनका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस कैसा जा रहा है, ऐसे ही कि हमारी जो डिमांड होती है वो लेस देन डी यूनिट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन इनकम द डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स, यानी कि हमें इनकम के बेसिस पे बताना, आपने पढ़े थे ना इनकम मेथड, प्राइस मेथड, सप्लाई, एडवर्टाइजमेंट मेथड, तो उन मेथड के अकॉर्डिंग आपको एक इनकम दी हुई है, यानी कि एक इन्फीरियर गुड जो है उसकी डिमांड कैसी होगी अगर इनकम हमारी यहाँ पर होती है, बढ़ती है या घटती है, तो कैसा रिलेशन होगा उसका। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, कोई इन्फीरियर गुड है, ठीक है, आप वो से परचेस करते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है वो अब बढ़ गई है, तो आप इन्फीरियर गुड को क्या करेंगे, कम कर देंगे खरीदना, और आप सुपीरियर गुड पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो आप इन्फीरियर गुड को ज़्यादा खरीदेंगे और सुपीरियर गुड कम खरीदेंगे, या फिर हो सकता है ना ही खरीदें। तो क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया, जब इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड कम हो जाएगा, और जब इनकम घटेगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो होप यहाँ पर आज आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आपसे मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।